अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ लॉजिक। मेरा नाम है राशिद अली, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज हवेली लखा, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, पंजाब, पाकिस्तान। तो अब हम डिस्कस करते हैं ये जो मैंने आपके साथ आउटलाइन शेयर की है, कंटेंट शेयर किया है, इसके हवाले से आज हमारी डिस्कशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले देखें जी, लेक्चरर मैथमेटिक्स पीपीएससी का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले कि पीपीएससी होता क्या है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी फाइनल डिग्री कंप्लीट करके जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि पीपीएससी क्या चीज़ है। और फेसबुक पे भी हमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है उनको पीपीएससी क्या चीज़ होती है। तो पीपीएससी क्या है? पीपीएससी पंजाब लेवल पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है। पीपीएससी का मतलब है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक ऐसा इदारा है ये गवर्नमेंट की तरफ से कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट करता है। यानी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आती हैं तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पीपीएससी को रेफर करते हैं और पीपीएससी जो है ये इदारा अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट करके डिपार्टमेंट को भेजता है। तो पीपीएससी का मतलब क्या है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक इदारा है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट की, जिसमें जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट करता है डिफरेंट जॉब्स की। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें लेक्चरर मैथमेटिक्स की, तो जो लेक्चरर मैथमेटिक्स की जॉब्स होती हैं वो यूजुअली आती हैं जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। इनके कॉलेजेस होते हैं, अराउंड अबाउट 750 कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चल रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेजेस होते हैं, टैप्टा के कॉलेजेस हैं, या आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दूसरे हैं उनके भी कॉलेजेस अपने होते हैं। तो वो रिक्रूटमेंट उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से पीपीएससी को अलाउ जब होती है तब की जाती है। लेकिन आज की हमारी वीडियो का मकसद है लेक्चरर मैथमेटिक्स की वो वाली जॉब्स जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं। तो तरीकेकार क्या होता है जी? सबसे पहले कि हायर एजुकेशन की तरफ से एक समरी जो है सीट वाइज समरी, यानी उसमें आपके पास फुल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीट्स की। ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, उसके बाद फीमेल्स की सीट्स अलग से होती हैं, मेल्स की अलग से होती हैं, फिर कोटा होता है, मिनॉरिटीज़ का कोटा होता है आपके पास, और डिसेबल्ड का कोटा होता है। तो वो आपके पास एक पूरा जो है प्लान जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान यानी सीट्स का प्लान, वो आपके पास सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से रिक्वेजिशन भेजी जाती है पीपीएससी को, तो कि हमें इतने लोग जो हैं वो आप रिक्रूट करके दें। तो जब पीपीएससी को रिक्वेजिशन मौसूल होती है तो उसमें कुछ कमी, कुछ कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ भी निकल आती हैं बाज़ दफ़ा। तो दोबारा पीपीएससी जो है वो डिपार्टमेंट से रब्ता करता है और उस रिक्वेजिशन में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको दूर करके फिर उन पोस्ट्स को एडवर्टाइज कर देता है थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो आपको पीपीएससी का एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर मिल जाता है, और यूजुअली संडेज को जो है वो अनाउंस हो जाता है जंग के अंदर और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको मिल जाता है। और पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर भी आपको इसका ऐड मिल जाता है। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर लिखें पीपीएससी, आपके पास सबसे पहले पीपीएससी की वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी। तो आप वहाँ से सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं कि कौन से ऐड आए हुए हैं और कौन सी जॉब्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हुई हैं, कौन सी जॉब्स अपकमिंग्स में हैं। उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन होती है अपकमिंग जॉब्स का, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो मुतलका डिपार्टमेंट्स की तरफ से पीपीएससी को रिक्वेजिशन उनकी मौसूल हो चुकी हुई हैं। तो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो अब आने वाली हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स में। और उसके अलावा आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती हैं, टेस्ट की डेट क्या होगी, इंटरव्यू, रिजल्ट्स, सारी डिटेल्स आपको पीपीएससी की वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीपीएससी की तरफ से लेक्चरर मैथमेटिक्स मेल, फीमेल और इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी जॉब्स अनाउंस हो चुकी हुई हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 24 2020 का, और जिसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 8 सितंबर 2020 है। तो ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हुई हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर मैथमेटिक्स मेल और फीमेल जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसके अलावा आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को बाकी सब डिपार्टमेंट्स और बाकी सब जॉब्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट होगा, प्रिपरेशन टेक्निक, कोर्सेज और रिकमेंडेड बुक्स, ये होगा लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए। और सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया पीपीएससी क्या होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले पीपीएससी जो है वो अपनी पोस्ट को एडवर्टाइज करता है थ्रू न्यूज़पेपर्स। आपको संडे के न्यूज़पेपर्स में मिल जाती हैं एड्स।
उसके बाद आपके पास राउंड अबाउट 15 डेज का टाइम होता है कि आपने अप्लाई करना होता है उन जॉब्स के लिए। अप्लाई करने का क्या तरीकेकार होता है कि सबसे पहले आपने पीपीएससी की वेबसाइट से चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है, उसको फिल करना है हाथ से, उसके ऊपर डिटेल्स लिखनी है कि आपका कौन सा केस नंबर है। जब आपका ऐड आता है तो उसके ऊपर लिखे होते हैं केस नंबर डिफरेंट जॉब्स के, यानी अगर लेक्चरर मैथमेटिक्स का सपोज दैट 16B 2020 है तो ये केस नंबर आपने उस अपने चालान फॉर्म के ऊपर लिखना है। फीस 600 रुपीज़ फीस है, वो आपने नेशनल बैंक में जमा करवानी है। तो वो चालान जो है वो फीस जमा करवाने के बाद आपने उस चालान को अपने पास सेव रखना है और उसकी कुछ कॉपीज भी करवा लें, ताकि अगर चालान आपका ओरिजिनल गुम भी हो जाता है तो बवक्ते ज़रूरत आपको काम आ सके। तो आपने क्या करना है, ये फीस सबमिट करवाने के बाद जो आपका चालान है उस चालान को, उसके बाद अपना जो CNIC है उसकी फ्रंट साइड और अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर, ये आपने कन्वर्ट कर लेनी है सॉफ्ट फॉर्म में, यानी अपने कंप्यूटर के अंदर आपने इनको कन्वर्ट कर लेना है। उनकी पिक्स बना के और उनके साइज जो है वो आपने 25 KB का साइज रखना है, उसको कम करके आपने अपने लैपटॉप के अंदर रख लेना है, कंप्यूटर के अंदर रख लेना है और फिर ऑनलाइन अप्लाई होगा पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगा के भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं। तो आप सबसे पहले पीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक आपके पास कॉलम बना होगा, आप टिक बटन आ रहा होगा समझ लें, उसके ऊपर आप टिक करेंगे तो आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपके पास डिटेल्स होंगी, पहले वो कहेगा जी आप जो शराइत हैं उनसे एग्री करते हैं, सारी डिटेल्स आपके पास होगी, या इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती हैं कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ जाएँ, अपने फॉर्म फिल करने की तरफ। तो फॉर्म फिल करने वक्त आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपने पास रखने हैं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, यानी आपने अपनी सबसे पहले तो तस्वीर अपलोड करनी है, अपनी CNIC की तस्वीर अपलोड करनी है, चालान की तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने देनी है, अपना नाम, CNIC नंबर और फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने देना है, ताकि पीपीएससी आपको बवक्त ज़रूरत आपके नंबर पर मैसेज भी कर सके। तो वो ये डिटेल्स देने के बाद उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी है। एकेडमिक डिटेल्स में आपके पास ना डिफरेंट सेट्स होते हैं क्वालिफिकेशंस के, जैसे मैथमेटिक्स में तो 2 सेट्स ही होते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट सेट्स होते हैं एकेडमिक्स के। यानी कुछ जॉब्स के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स वाले एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट सेट्स बने होते हैं। चूँकि मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ BS ऑनर्स या MSc मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल हैं, तो इनके सिर्फ 2 ही सेट्स होते हैं। 2 सेट्स इस तरह से होते हैं कि एक में FSc, यानी पहले आपकी मैट्रिक, फिर FSc, फिर BSc और MSc, जिन्होंने 4 एग्जाम दिए हैं उनका ये क्राइटेरिया होगा, उनका ये सेट नंबर होगा। अगर किसी ने मैट्रिक किया है, फिर FSc की है, फिर उसके बाद उसका BS ऑनर्स है, तो उसका ये वाला सेट होगा जिसमें 3 आइटम्स होंगी टोटल आपके पास। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक वाली डिटेल्स एंटर करनी है, मैट्रिक में आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं या डिवीजन एंटर करनी है। उसके बाद आपने अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट भी लिखनी है जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, उस डेट को आप लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो मेजर पूछा जाएगा वो आपने लिखना है साइंसेस विद बायो या विद कंप्यूटर, यानी अगर आपने मैट्रिक में बायो पढ़ी है साइंस मीडियम के साथ, साइंस के साथ, या कंप्यूटर पढ़ा है तो आप लिखेंगे साइंसेस विद बायो या साइंसेस विद कंप्यूटर। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आपने मैट्रिक की डिटेल्स फिल करने के बाद इंटर की तरफ जाना है, अपनी FSc की तरफ। वहाँ पे आपने सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। वहाँ पे जो आपका मेजर आ जाएगा उसमें आपने FSc प्री इंजीनियरिंग लिखनी है, या प्री इंजीनियरिंग लिख दें या सिंपल ICS लिख दें। यानी कुछ लोगों ने ICS किया होता है, कुछ लोगों ने FSc की होती है, तो वो उसको करस्पॉन्डिंग लिखेंगे कि प्री इंजीनियरिंग या ICS। या ICS को आप ये भी लिख सकते हैं, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर भी आप लिख सकते हैं, या मैथ स्टैट कंप्यूटर, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, या मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स से जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे लिखे जा सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी BSc की डिटेल्स इस तरह से लिखनी है। अगर BSc में इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी डबल मैथ फिजिक्स, डबल मैथ स्टैट, डबल मैथ कंप्यूटर, डबल मैथ इकोनॉमिक्स, तो वो आपने लिखने हैं। उसके बाद अपना MSc का डाटा आपने इसी तरह फिल करना है। वहाँ पे मेजर जब आप पूछे जाएंगे तो वहाँ पे मेजर में जस्ट आपने मैथमेटिक्स लिखना है। MSc का जब मेजर पूछा जाएगा वहाँ पे आपने जस्ट मैथमेटिक्स लिखना है, आपका मेजर मैथमेटिक्स है। इसी तरह BS ऑनर्स अगर होगा आपका तो फिर आपने फिर भी मेजर में मैथमेटिक्स लिखना है और बाकी सारी डिटेल्स आपने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है, अब जैसे क्लोजिंग डेट इस दफ़ा 8 सितंबर है 2020,
तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो उसके बाद अनाउंस होगा, हमारे पेपर हो जाएंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके बाद आएगा तो क्या बनेगा कि हम एलिजिबल हैं। तो याद रखिए पीपीएससी के अंदर जो क्लोजिंग डेट होती है किसी भी एडवर्टीजमेंट की, उस डेट तक आपका रिजल्ट इशू होना चाहिए। अगर उस डेट तक आपका रिजल्ट इशू नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपका टेस्ट, आपका रिजल्ट बाद में आया है उस क्लोजिंग डेट के बाद, और आपने अपनी तरफ से फर्जी रिजल्ट बना के लिख दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अगर टेस्ट पास हो गया फिर आपका इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक करने हैं। तो जब वो डेट वो खुसूसन चेक करते हैं डेट को कि कहीं आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की इशू डेट जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले की है या बाद की है। अगर वो बाद की निकलेगी तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और आप पे केस भी किया जा सकता है कि आपने पीपीएससी को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं। सो बी केयरफुल जब आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं टेस्ट में। और इंटरव्यू में फेल कब होते हैं? जब आपके इंटरव्यू में मार्क्स 50 से कम आते हैं। टेस्ट जो होता है वो आपका अमूमन 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, और जो आपका इंटरव्यू होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। अब फाइनल मेरिट कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है जी, आपका चांस कब काउंट होता है? चांस आपका तब काउंट होता है जब आपके टेस्ट में मार्क्स 40 से कम आए। टेस्ट में 40 से कम मार्क्स आ गए यानी आप टेस्ट में फेल हो गए, तो आपका चांस काउंट हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 40 से ज्यादा आ गए और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, फिर आपका चांस काउंट नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। और अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आपके मार्क्स इंटरव्यू में 50 से कम आ गए तो इसका मतलब है आप इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं। अगर आप इंटरव्यू में फेल हैं तो आपका चांस काउंट हो चुका है। और अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू में 50 प्लस आ गए और आप सिलेक्ट नहीं हो सके, यानी फाइनल मेरिट में आप इंक्लूड नहीं हो सके, जितनी सीट्स थी उन लोगों में आप नहीं आ सके, आपका मेरिट उनसे कम है, तो इसका मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन आपका चांस काउंट नहीं होगा। तो दो सूरतों में चांस काउंट होता है, जब आप फेल होते हैं, टेस्ट में फेल हो या इंटरव्यू में फेल हो, तो दोनों सूरतों में आपका चांस काउंट होता है। क्लोजिंग डेट के बाद टेस्ट कब होता है? तो क्लोजिंग डेट जब होती है उसके बाद पीपीएससी जो अपने तौर पे अरेंजमेंट्स करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और फिर उनको कैसे मैनेज करना है, सेंटर्स के ऊपर कैसे मैनेज करना है, हर सेंटर पे कितने लोग होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स वालों को कब जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। यूजुअली यही होता है कि एक सब्जेक्ट का टेस्ट एक ही दिन होता है, यानी अगर मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा मेल और फीमेल तो दोनों का एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक का एक दिन हो जाए मेल का, दूसरे दिन फीमेल का हो जाए, या हाफ हाफ वो कर लें। तो यूजुअली यही होता है कि एक दिन टेस्ट लिया जाता है एक सब्जेक्ट का। तो कोई पता नहीं होता कि स्टार्ट वो किससे करें, यानी पॉसिबल है कि वो स्टार्ट इंग्लिश से कर दें, यानी इंग्लिश के टेस्ट पहले लेने शुरू कर दें, या उर्दू के शुरू कर दें, या मैथमेटिक्स का पहले शुरू कर दें। तो इसमें टाइम लग जाता है, यानी राउंड अबाउट 15 डेज लास्ट टाइम लगे थे कि टेस्ट जो है वो 15 डेज में कंडक्ट हुए थे। और यूजुअली चूंकि टेस्ट होते ही सैटरडे संडेज को हैं, इसलिए 2 वीक्स यानी आपके लग गए थे लास्ट टाइम टेस्ट होने में। अब टाइम कितना होता है जी क्लोजिंग डेट के बाद टेस्ट अनाउंस होने में, टेस्ट डे में? तो लास्ट टाइम एडवर्टीजमेंट आई थी 18 जून 2017 को, उसके बाद क्लोजिंग डेट थी 10 जुलाई, और 30 जुलाई 2017 को पहला टेस्ट था मैथमेटिक्स का। और शायद मैथमेटिक्स के अलावा भी लोगों का टेस्ट होगा 30 जुलाई को, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा टेस्ट 30 जुलाई को था और मैथ मेल और फीमेल दोनों का टेस्ट ही 30 जुलाई को था। तो वहां पे तब कितने दिन थे? 20 दिन थे। यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीपीएससी ने क्लोजिंग डेट के 2 महीने बाद टेस्ट लेना है या 1 महीने बाद टेस्ट लेना है। ये डिपेंड करता है पीपीएससी के ऊपर कि उसने कैसे मैनेज करना है इन सारे लोगों को, क्योंकि जो आपके अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं होते, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। लास्ट टाइम मेल में मुझे याद है सीट्स 70 थी और अप्लाई करने वाले लोग राउंड अबाउट 8500 थे। तो अब इस दफा आप इससे ज्यादा की उम्मीद रखें, बिकॉज 2 से 3 साल हो गए, कोई जॉब्स अनाउंस नहीं हो सकी, स्कूल में कोई जॉब्स नहीं आई और कॉलेजेस में भी नहीं आई जाहिर है। तो अब आप यही उम्मीद रखें कि और ज्यादा लोगों को होंगे। और बाकी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स है या कंप्यूटर साइंसेज होता है, तो वहां पे रश आपका और भी ज्यादा होता है। तो ये पीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसे मैनेज करना है लोगों को और टेस्ट किस तरतीब से लेने हैं। सो राउंड अबाउट
15 डेज उनको लग ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, सारा प्लान बनाना होता है, शेड्यूल देना होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीपीएससी ने इतने दिन बाद टेस्ट लाजमी कंडक्ट करना है, यानी डेज कम भी हो सकते हैं, डेज ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटी है कि इस दफा मैथ का टेस्ट जो है वो सबसे एंड पे हो जाए, हो सकता है कि अक्टूबर के एंड पे हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के मिड में आ जाए, या पॉसिबल है सितंबर के एंड पे आ जाए। तो ये डिपेंड करता है पीपीएससी के ऊपर। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता टाइम से पहले। अगर कोई बता सकता है तो वो पीपीएससी वाले बता सकते हैं, वो भी क्लोजिंग डेट के बाद। क्लोजिंग डेट से पहले भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पीपीएससी का टेस्ट कब लेने का इरादा है। टेस्ट के बाद बारी आती है इंटरव्यू के लिए, और किन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है? जो टेस्ट पास करते हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब वो क्वालिफाई करने और टेस्ट पास करने में फ़र्क है। जिन लोगों के भी 40+ मार्क्स आ जाते हैं टेस्ट के अंदर, वो टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी। वो कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन से लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है? वो वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 सीट्स हैं तो 500 लोगों को वो बुलाएंगे 100 क्रॉस 5, यानी नंबर ऑफ सीट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 लोग वो कौन से होंगे? तो जिन लोगों के टेस्ट में मार्क्स 40+ आए हैं, वो उन लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट किस पैटर्न पे बनेगी? टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो वो 500 लोगों की लिस्ट बनेगी। अब जो 500 लोग हैं, उनमें से जो आखिरी वाला है 500वां बंदा जो है, अगर उसके नंबर 70 है, तो फिर आपका मेरिट जो क्वालिफाई करने का है वो 70 है। अगर उसके मार्क्स 40 हैं, तो फिर आपका जो टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफाई करने का मेरिट है वो भी 40 है। 40 से कम अगर मार्क्स हैं तो आपने टेस्ट ही पास नहीं किया और आप कभी भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जितने लोग उनको रिक्वायर्ड होते हैं उतने लोग टेस्ट पास नहीं कर पाते, तो इससे पीपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हम इंटरव्यू की डिटेल्स में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जी हमें प्रेपरेशन टेक्निक्स, कि हमें प्रेपरेशन कैसे करनी है लेक्चर मैथमेटिक्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये वाला है कि सबसे पहले हमें कैसे चीज़ों को तैयार करना है, हमारा कंटेंट क्या होगा। मैंने साथ में कोर्सेज भी लिखे हैं और रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हैं। आपका जो रिटन टेस्ट होता है MCQs, उसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। 100 MCQs होते हैं, यानी उसमें से 80% जो है वो आपका सब्जेक्ट होता है और 20% जनरल पोर्शन होता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है और उर्दू है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है आपका, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स है। ये सारी चीज़ें जो है 20 मार्क्स की होती हैं और 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कहाँ से आना है 80 मार्क्स का? इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पेपर FSC में से बना दे, वो सारा पेपर BSc में से बना दे, सारा MSc से बना दे, या तीनों का कॉम्बिनेशन बना दे। तो ऐसा पॉसिबल है। आप लोग प्रीवियस पेपर्स देख चुके होंगे, 2011 के, 2015 का आपने देखा होगा, 2017 वाला भी आपने देखा होगा कि ट्रेंड्स जो हैं वो हर दफ़ा चेंज हो रहे हैं, कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। सो आपने किन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है? आपने अपनी FSC को तैयार करना है, अपनी BSc को करना है और अपनी MSc को करना है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं उनको तैयार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ में। तो सबसे पहले FSC को आपने तैयार करना है। FSC में जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं FSC की, रिकमेंडेड बुक्स FSC की कौन सी हैं? जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, तो उनको आपने तैयार करना है। किन चीज़ों को तैयार करना है? आपने डेफिनेशंस को याद करना है, उनकी एग्जाम्पल्स आपने करनी है जितनी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल्स। और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स होते हैं या थ्योरम्स हैं, उनको आपने याद रखना है, उनकी स्टेटमेंट्स को याद रखना है, उनका प्रूफ आपने नहीं करना, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं करना। लेकिन आपको मेथडोलॉजी आनी चाहिए कि आप अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें, यानी आपको मेथडोलॉजी आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी सपोज दैट कि हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कहता है जो उसकी डोमेन रेंज निकालें, तो वो आपको आनी चाहिए, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। या अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये तो मैंने एक छोटा सा सवाल बताया, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में से भी, तो आपको सॉल्व करना, आपको मेथडोलॉजी उसकी आनी चाहिए। तो ये आपकी FSC है। उसके बाद BSc में आते हैं। तो BSc में यहाँ पे जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, कैलकुलस SM यूसुफ, मेथड SM यूसुफ, और उसके अलावा
आपका वेक्टर मैकेनिक्स होता है पेपर, वो वेक्टर की बुक जो है वो आप किसी भी ऑथर की देख के पढ़ लें। और जो मैकेनिक्स है वो क्योंकि गौरी की यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा मशहूर है, वो पढ़ाई जाती है। या इसके अलावा आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी में जो भी बुक्स पढ़ाई जाती हैं आप वो भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपने बीएससी लेवल का आपका कोर्स है, इसको आपने तैयार करना है। और करना क्या है, वही बात, जो डेफिनेशन है वो याद करनी है, एग्जाम्पल्स करनी है आपने, थ्योरम्स, रिजल्ट्स जो हैं, क्रॉलरीज, जितने भी लेमाज हैं, उन सबको आपने याद रखना है और उनकी एप्लीकेशंस करनी है। यानी आपका मेन काम है थ्योरम्स की एप्लीकेशंस को सीखना, डेफिनेशन की एप्लीकेशन को सीखना, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस वही आते हैं जो आपके रिजल्ट्स की एप्लीकेशंस होती हैं। क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आपने रिजल्ट्स नहीं किए हुए तो आप उसको किसी और वे से करना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम पेपर में आपके पास होता नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं, आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स याद हैं, तो आप उन रिजल्ट्स को अप्लाई करके विद इन सेकंड जवाब दे सकते हैं अपने एमसीक्यूज का। आपने याद रखना है, आपने अपने थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को लाजमी याद रखना है और उनकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जी एमएससी लेवल के कोर्स में। सबसे पहले आता है जी कोर्स आपका रियल एनालिसिस का। एमएससी में रियल एनालिसिस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा मशहूर बुक्स में रूडन है, वाल्टर रूडन जो है, उसके बाद रॉबर्ट बॉटल की किताब है या अपोस्टल की किताब है, तो आप इनको देख सकते हैं। ये आपके पास रिकमेंडेड बुक्स हैं इस रियल एनालिसिस के कोर्स की। आप इसके टॉपिक्स कौन कौन से करने होते हैं आपने जो आप प्रीवियस अगर पेपर्स को देखें तो उसका एनालिसिस ये है कि आप सबसे पहला चैप्टर करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम वाला, ऑर्डर्ड सेट्स वाला। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें से क्वेश्चंस लाजमन आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से। यानी जो सेकंड चैप्टर है आपका रियल एनालिसिस का, वो भी आपने करना है। वही बात करना वहां पे भी वही है, आपने मेथोडोलॉजीज को सीखना है, आपने रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखना है कि किस तरह आप डायरेक्ट करने की बजाय उन रिजल्ट्स की मदद से आप आसानी से जवाब दे सकें और विद इन सेकंड्स आप जो है वो जवाब दे सकते हैं अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं, उनकी एप्लीकेशंस आपको आती हैं तो। उसके बाद रियल एनालिसिस में आता है चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, लास्ट टाइम भी लिमिट्स कहे हुए थे और कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लिमिट और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। उसके बाद आता है डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, ये नेक्स्ट चैप्टर है। उसके अलावा आपका डेरिवेटिव में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आपको उसको लाजमी सीखना चाहिए। आप बीएससी में भी उसको सीख चुके होते हैं, लेकिन आप उसको रिवाइज कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद उसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का भी थोड़ा बहुत आपको टच होना चाहिए कि उसकी लिमिट्स कैसे निकालनी है या उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, और ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला जो सेक्शन है इसका रियल एनालिसिस का, उसमें से क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए लेकिन आ सकते हैं। जैसे रीमान इंटीग्रेशन है, आपको कम से कम एटलीस्ट रीम इंटीग्रेशन कैसे करनी है इतना आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। और बाकी जो रीमान के रिजल्ट्स हैं उनको आपने लाजमी पढ़ना है और उनके स्टेटमेंट्स को याद रखना है, ताकि पेपर में बाज़ दफ़ा आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी पूछी जाती हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आ जाती है। और नेक्स्ट चैप्टर होता है बाउंडेड वेरिएशन का, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में से एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। 2015 में सबसे पहला सवाल इम्प्रॉपर इंटीग्रल का था, और वैसे जो वो वाला सवाल था वो आपको बीएससी में मिल जाता है, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कुछ पोर्शन आपका बीएससी में मौजूद है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो ये आपका रियल एनालिसिस का कोर्स है। अगर आप दूसरे पेपर की तरफ आते हैं तो वो अलजबरा है, जो कि 2011 में बहुत डोमिनेंट था। यानी 2011 में ऑलमोस्ट 52 to 53 क्वेश्चंस आपके अलजबरा में से पूछे गए थे, और 2015 में थोड़ा कम हुआ, 30 तक आ गया, और 2017 में थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि उसमें एमएससी का अलजबरा नहीं था। 2017 के पेपर में सिर्फ बीएससी का जो ग्रुप थ्योरी का कोर्स होता है सिर्फ उसके क्वेश्चंस थे। तो अलजबरा फिलहाल हमें देखते हुए यही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉसिबल हो भी सकता है कि पेपर में से क्वेश्चन इस दफ़ा भी और आ जाए। लेकिन उसका कंटेंट क्या है, उसमें आपके पास 3 सेक्शन है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है एंड वेक्टर स्पेसेस है। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अबीलियन ग्रुप्स आ गए जिस तरह से, या डिफरेंट फैमिलीज हैं ग्रुप्स की, साइक्लिक ग्रुप्स हैं। अब आपके पास
सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं, डायहेड्रल ग्रुप्स हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप्स हैं, लैग्रांज थ्योरम है, कोसेट्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं आपके, सेंटर, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, होमोमॉर्फिज्म्स, क्वोशंट ग्रुप्स और इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स और ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद आपका एक सिलो थ्योरी है और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है, एंड एट द एंड नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स वाला टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों दफ़ा 2011 में 2015 में दोनों दफ़ा उसके क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं हम रिंग थ्योरी की तरफ। रिंग थ्योरी में आपका कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। रिंग की एग्जांपल्स और जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जीरो डिवाइसेस, इंटीग्रल डोमेन्स, बूलियन रिंग्स और सब रिंग, आइडियल्स, और उसके बाद आपके प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल्स एंड आपकी फैक्टर रिंग्स आ जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जैसे आपके पास रिंग थ्योरी के अंदर, और आपने वही बात मैं कह रहा हूँ, आपने रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि आप बहुत सारे रिजल्ट से विद इन सेकंड्स जो है वो अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर स्पेसेस की तरफ। तो वेक्टर स्पेस में आपके पास जो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं वो डायमेंशंस में से आ जाते हैं। डायमेंशंस में से या सब स्पेस में से वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स को लाजमी याद रखना है। वेक्टर स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट्स हैं, बेसिस हैं, डायमेंशंस हैं, और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एंड आइगन वैल्यूज हैं या डायगोनलाइजेशन भी है। तो ये आपके वेक्टर स्पेसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको देखते हुए एटलीस्ट आपको डायमेंशंस और सब स्पेसेस वाले कॉन्सेप्ट्स लाजमी क्लियर होने चाहिए। उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो वेरी क्विकली सॉल्व भी हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन डायमेंशंस और जो आपके फेमस मतलब कुछ फेमस वेक्टर स्पेसेस के डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कुछ फेमस वेक्टर स्पेसेस के डायमेंशन को याद भी करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं जो पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके पास सबसे पहले जो मेथड्स का पहला चैप्टर है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स वाला है, तो वो चैप्टर है। उसके बाद आपका एनालिटिक फंक्शंस वाला चैप्टर है, सीआर इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी है, उनका डेरिवेटिव है। उसके बाद आपके कुछ स्पेशल फंक्शंस आ जाते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस, जो आप मेथड के पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके होते हैं। और उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है, उसमें भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वो भी आपने करना है, उसको तैयार करना है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यूज। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ जाते हैं, आ भी सकते हैं, और आप थ्योरम्स की मदद से इनको बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला है या कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, तो उनकी मदद से हम कंटूर इंटीग्रेशन को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमें जस्ट पोल्स को चेक करना होता है कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है, तो फिर हमें डिफरेंट जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके चेक करना होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तरफ आए तो हमें थोड़ा सा कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, या इक्वेशंस की टेंजेंट्स की इक्वेशन आपने निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, या हेलिक्स है, या आपका कर्वेचर है, टॉर्शन है। तो इतना पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट इनफ होता है। इतने ही पोर्शन में से तकरीबन आपके क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। 2015 में डीजी के जूनियर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इसके 4-5 सवाल आए हुए हैं। अगर उसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है जी वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स का। वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा बहुत आपने वेक्टर मैकेनिक्स बीएससी में पढ़ा होता है, एमएससी में भी पढ़ा होता है, और आपका जो वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स है वो आपने करना होता है शॉर्म सीरीज से। आपकी कौन सी है वेक्टर टेंसर के लिए? शॉर्म सीरीज। वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स की वेक्टर टेंसर की अलग है, शॉर्म सीरीज मैकेनिक्स की अलग है। वेक्टर टेंसर में आपने टॉपिक्स करने हैं जो बीएससी वाले टॉपिक्स हैं वो वाले, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। फिर वेक्टर्स की डेरिवेटिव, वेक्टर्स की इंटीग्रेशन और आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन है जिसमें डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, और आपका एक उसमें चैप्टर आ जाता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को आपने आपस में रिलेट कैसे करना है। एंड लास्ट टेंसेस के कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। उसके बाद मैकेनिक्स आती है। मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कुछ जो मशहूर फिगर्स हैं उनका आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रिजिड बॉडीज़ के लिए उनके डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, तो वो भी आपको निकालने आने चाहिए। और लास्ट टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस का पेपर है, जिसमें टोपोलॉजी के जो आपका पहला चैप्टर होता है बेसिक्स का, उनमें से बहुत ज़्यादा पेपर आ सकता है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइंड आउट करने के लिए आ सकती हैं, जैसे वो कहे जी इंटीरियर निकालें, एक्सटीरियर निकालें, बाउंड्री निकालें, तो वो आप डेफिनेशन के अलावा रिजल्ट की मदद से भी आसानी से निकाल सकते हैं, या लिमिट पॉइंट्स के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद उसका चैप्टर आता है जी कंटिन्यूटी का या काउंटेबल का, बेसिस वाला, सब बेसिस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट T0, T1, T2 स्पेसिस वाला चैप्टर है, उसका कंपैक्टनेस और कनेक्टेडनेस है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, कंपैक्टनेस भी और कनेक्टेडनेस भी। देन फंक्शनल एनालिसिस में अभी तक जो पेपर आ चुके हैं उनमें से सारा पेपर जो है वो मीट्रिक स्पेसिस में से आया है, उसके बाद उसने किसी को टच नहीं किया। तो आप इनफ है कि आप मीट्रिक स्पेसिस कर लें, उसमें आप एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस वाला चैप्टर कर लें, और एक जो शुरू वाला है ओपन सेट, ओपन बॉल्स, लिमिट पॉइंट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, तो ये आपके लिए इनफ होता है। अब बुक्स में एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। रियल एनालिसिस के लिए मैंने बताई आपको रॉबर्ट बार्टल या वाल्टर रूडन या टॉम अपोस्टल की किताब है, आप इनको देखिए। और सेकंड पे आपका अलजबरा का कोर्स था। अलजबरा में आपके पास जो फेमस बुक्स हैं वो है जोसेफ गैलियन की किताब, बहुत अच्छी है, डुमिट फुटे बहुत अच्छी किताब है, और इसके अलावा जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। थर्ड पे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डीजे जिल और डॉक्टर इकबाल की किताब, चूंकि पाकिस्तान में वो भी पढ़ाई जाती है, तो डीजे जिल और डॉक्टर इकबाल। अगर आप डीजी की बात करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, तो एंड्रयू प्रेसले की किताब है, वो आप सबसे बेस्ट किताब है उसकी। उसके बाद अब वेक्टर टेंसर मैकेनिक्स की मैंने आपको बता दी, वेक्टर टेंसर की शॉर्म सीरीज, मैकेनिक्स की भी शॉर्म सीरीज, और टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस की डॉक्टर अब्दुल मजीद की किताब है, शॉर्म सीरीज की बुक है, और इसके अलावा GF सिमंस की बहुत अच्छी किताब है, एंड जेम्स मुनकर्स की किताब बहुत अच्छी है। तो आपका दिल करे तो आप इनमें से किसी किताब से भी पढ़ सकते हैं। ये तो आपकी बुक्स हैं, और मैंने आपको कोर्सेज बता दिए, प्रिपरेशन टेक्निक भी मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरह इन चीज़ों को करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोपोलॉजी के अंदर आप लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालना है, इंटीरियर कैसे निकालना है, तो उनके लिए भी आप रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखें। उन रिजल्ट्स की मदद से आप बहुत ईजिली जो है वो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और चीज़ एट द एंड में आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी टेस्ट वाले दिन, टेस्ट को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंटरव्यू वाले दिन आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके लिए हम एक और वीडियो में अपना लाहे अमल जो है वो पेश करें। तो ये हमारा रिव्यू था, और इसके बाद मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो ये कि आपने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसको डाउन नहीं करना। आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं करना, कभी भी अपने प्रिपरेशन को असाब के ऊपर आपने सवार नहीं करना, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपने नहीं लेना। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और किसी चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना, और आपने अपनी मैक्सिमम आउटपुट देनी है। जितनी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी कीजिए, जितनी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना आपके इख्तियार में है, जितना आप कर सकते हैं उतनी आप मेहनत कीजिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आप सब के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा ही कुछ सोच के रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और कितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी आपके इख्तियार में है आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैथ लॉजिक की पूरी टीम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।